तो पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में हम शिनिगामी के वर्ल्ड को देखते हैं, जहाँ पर एक शिनिगामी बहुत ही शांति से बैठा हुआ था और इस शिनिगामी का नाम है रियू। और तभी हम देखते हैं कि दो शिनिगामी बैठ के आपस में गेम खेल रहे थे और वो रियू को भी उनके साथ गेम खेलने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन रियू उनके साथ खेलने के लिए मना कर देता है। और अब सीन इंसानी दुनिया में शिफ्ट होता है और हम एक हाई स्कूल के स्टूडेंट को देखते हैं जिसका नाम होता है लाइट यागामी। और यहाँ पे एक क्लास चल रहा था, लेकिन कोई भी स्टूडेंट क्लास पर फोकस नहीं कर रहा था। यागामी बैठे हुए कुछ सोच रहा था। तभी उनका टीचर यागामी को एक सेंटेंस ट्रांसलेट करने को बोलता है, जिसपे यागामी बड़े ही आसानी से उसका आंसर देते हुए बोलता है, भगवान की आवाज का पीछा करो, फिर समुद्र का आशीर्वाद पूरा हो जाएगा और फिर कोई तूफान नहीं आएगा। यागामी इस सेंटेंस को बड़ी आसानी से ट्रांसलेट कर देता है और हमें पता चलता है कि यागामी पढ़ाई में काफी ज्यादा तेज और इंटेलिजेंट है। नेक्स्ट सीन में यागामी अपने घर जा रहा होता है और उसके चारों तरफ टीवी टेलीविजन में इन दिनों में हुए अलग अलग क्राइम रिपोर्ट्स को दिखाया जा रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस दुनिया में क्राइम धीरे धीरे काफी हद तक बढ़ चुका था। तभी यागामी अपने मन में सोचता है, दिन रात एक ही चीज बार बार। और तभी हम देखते हैं कि रियू भी उसी बात को सोच रहा था जो बात यागामी सोच रहा है। और अब हमें दोनों का कंपैरिजन दिखाया जाता है, जिसपे दोनों ही एक ही बात सोचते हैं कि ये दुनिया सड़ चुकी है। अगले दिन हम यागामी को देखते हैं जो कि अपने क्लास में बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था और वो उसके क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि जिस चैप्टर की स्टडी चल रही थी वो चैप्टर उसे पहले से ही आता है और वो इसलिए क्लास में ध्यान ना देते हुए खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी वो देखता है कि आसमान से एक नोटबुक आके जमीन पर गिरती है और जब उसकी क्लास खत्म होती है तो वो उस नोटबुक को देखने के लिए क्लास से बाहर जाता है और वो देखता है कि वो नोटबुक अभी तक वहाँ पर पड़ी हुई है। तो वो उस नोटबुक को उठाता है और उसके फ्रंट पेज को देखता है जिसपे लिखा हुआ था डेथ नोट, यानी मौत की किताब। और तभी वो उस नोटबुक को खोलता है और उसके पहले पेज को पढ़ने लगता है, जहाँ पर इस नोटबुक को कैसे इस्तेमाल करना है उसके बारे में लिखा हुआ था। तो यागामी इसके पहले पॉइंट को पढ़ता है जिसपे लिखा हुआ था कि इस नोटबुक में जिस इंसान का नाम लिखा जाए उस इंसान की मौत हो जाएगी। यागामी को यह सब बकवास लगता है और वो उस नोट को वापस उसी जगह पर रख देता है और वो वहाँ से जाने लगता है और अपने मन में ही सोचता है, ये बहुत बेकार है, ये जरूर किसी नासमझ बच्चे का काम होगा। जिस इंसान का नाम इस नोटबुक में लिखा जाएगा वो इंसान मर जाएगा, चलो भी। और वो ये बोल के रुक जाता है और उस नोटबुक की तरफ देखने लगता है। और तभी हम देखते हैं यागामी फिर से उस नोटबुक को उठा लेता है और अपने साथ अपने घर ले जा रहा है। नेक्स्ट सीन में यागामी उस नोटबुक को खोल के उसके रूल्स को पढ़ने लगता है, जहाँ पर लिखा हुआ था कि जिस इंसान का नाम तुम इस नोटबुक पे लिखोगे वो इंसान 40 सेकंड के अंदर हार्ट अटैक से मारा जाएगा और उस इंसान का नाम लिखते समय उसका चेहरा तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए ताकि उसके नाम का कोई दूसरा इंसान बेवजह मारा ना जाए। और अगर उस इंसान की मौत की वजह तुम खुद लिखना चाहते हो तो 6 मिनट 40 सेकंड में उस इंसान की मौत की पूरी डिटेल्स लिखना होगा। मतलब अगर उस इंसान को तुम खुद के हिस्सा से मारना चाहते हो तो तुम्हें 6 मिनट 40 सेकंड में वो इंसान किस तरीके से मरेगा उसको डिटेल में लिखना होगा। और अब यागामी अपने बिस्तर में गिर जाता है और बोलता है, भले ही एक बेहुदा मजाक है लेकिन ये काफी डिटेल में है, उस इंसान का नाम लिखो जिसे तुम मारना चाहते हो। बकवास। इतना कुछ होने के बाद भी यागामी का मन नहीं मानता और वो उस नोट पर एक नाम लिखने के लिए उस नोटबुक को ओपन करता है और एक नाम लिखने वाला होता है। लेकिन तभी वो सोचता है, अगर इसमें लिखी बातें सच हो, अगर कोई इंसान सच में मर जाए तो मैं खूनी बन जाऊंगा। नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, ये कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन तभी टीवी पे एक लाइव न्यूज चल रहा था, जहाँ पर एक किडनैपर ने एक स्कूल पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स को बंदी बना लिया था और इस क्रिमिनल ने पहले भी एक शॉपिंग मॉल में 6 लोगों की हत्या कर दी थी और अब उसने इस स्कूल पर कब्जा कर लिया है। तभी टीवी पर उस क्रिमिनल का पूरा आइडेंटिटी रिवील हो जाता है, जहाँ पर उसका फेस और उसका नाम दिखाई देता है। अब यागामी उसका चेहरा याद करके उसका नाम डेथ नोट पर लिख देता है और वो 40 सेकंड तक वेट करता है और वो देखता है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ, वो क्रिमिनल अभी तक नहीं मरा और वो कमरे का लाइट ऑफ करके टीवी को बंद करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यागामी देखता है बिल्डिंग में जितने भी हॉस्टेजेस बंदी बने हुए थे वो सभी बिल्कुल ही सेफली बाहर निकल रहे थे। तभी हमें बताया जाता है कि उस क्रिमिनल को किसी अथॉरिटी या पुलिस ने नहीं मारा। हॉस्टेजेस ने सिर्फ यही बताया कि वो क्रिमिनल अचानक से अपने सीने को पकड़ के गिर गया था और वो वापस नहीं उठा, जिससे उन्हें भागने का मौका मिल गया। यागामी समझ जाता है कि वो हार्ट अटैक से मरा है और वो काफी ज्यादा हैरान और शौक में पड़ चुका था। तभी यागामी अपने मन में सोचता है, नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये एक इत्तेफाक है, ये पक्का एक इत्तेफाक ही होगा। तभी यागामी की मॉम उसे बुलाती है क्योंकि आज उसका एक्स्ट्रा क्लास था। तभी यागामी अपने क्लास के लिए तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है, डेथ नोट, मौत की किताब, यकीन करना तो मुश्किल है लेकिन ऐसी चीज अगर असलियत में है तो इसे प्रूफ करने के लिए मुझे इसे दोबारा ट्राई करना होगा। अब यागामी को उसके आंखों के सामने होता हुआ एक प्रूफ चाहिए जिससे वो इस किताब के ऊपर यकीन कर सके। अगले सीन में यागामी अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी वो उसके साइड में देखता है कि एक लड़का जिसका नाम सुडो है, सुडो एक बच्चे से जोर जबरदस्ती उसके पैसे मांग रहा है और उसे धमकाने लगता है। तभी यागामी सोचता है, क्या मैं उसे मार दूं? नहीं, मैं जिन लोगों को जानता हूँ उन्हें नजरअंदाज करना ही बेहतर होगा। नहीं, मैं किस लिए चिंता कर रहा हूँ, अगर उसके जैसे 1-2 मर भी जाए तब भी किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी थी और यागामी अपने घर जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ बाइक वाले लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे थे और यागामी उन्हें देखते हुए एक शॉप के अंदर चला जाता है। तभी उसे सुनाई देता है कि उस गैंग के लीडर ने अपना नाम बोला है, जिसका नाम होता है शिबुइमारू। यागामी इन सब बातों को इग्नोर करता है और शॉपिंग करने लगता है, लेकिन वो लड़के उस लड़की के साथ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे। और तभी हम यागामी को देखते हैं जो कि शिबुइमारू का नाम
अपने उस डेथ नोट में अलग अलग फॉर्मेट से लिखता है, क्योंकि डेथ नोट में आदमी का नाम और उसका स्पेलिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। और यागामी ने लीडर का नाम उसके मुंह से सुना था, जिससे वो कंफर्म नहीं है कि कौन सा फॉर्मेट उसके नाम में बैठता है, और वो सभी फॉर्मेट में उसका नाम लिख देता है। और यागामी ने शिबुइमारू के नाम के आगे शिबुइमारू का डेथ का रीजन ट्रक एक्सीडेंट लिख दिया था, और वो एक्शन का वेट करने लगता है। तभी वो लड़की उनसे बस के भागने लगती है और शिबुइमारू बाइक से उसके पीछे जाने लगता है, और तभी एक ट्रक आके शिबुइमारू को ठोक देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जिसे देखकर यागामी शॉक में पड़ जाता है और सोचता है ये साबित हुआ डेथ नोट असली है, ये काम करता है, ये शिबुइमारू मेरे हिसाब से ही मारा गया, ये नोट असली है। तभी हम शिनिगामी के वॉल को देखते हैं, जहाँ पर र्यूक बोलता है मुझे लगता है मुझे अब जाना चाहिए। जहाँ पर उसके बाकी शिनिगामी दोस्त उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन र्यूक बोलता है मैं चाहे जहाँ जाऊँ ये सभी जगह बंजर है, मैंने मेरी डेथ नोट गिरा दी। तभी दूसरा शिनिगामी बोलता है तुम्हारे पास दूसरा नोट भी तो है ना, ये मत कहना कि तुमने वो भी गिरा दी। तभी तीसरा शिनिगामी बोलता है क्या तुम ये जानते भी हो कि तुमने वो कहाँ गिराई है? जिस पे र्यूक बोलता है हाँ मैं जानता हूँ, वो इंसानों की दुनिया में गिरी है। तभी र्यूक अपने दोनों पंख फैला लेता है और एक होल पे जंप कर देता है, और ये होल इंसानी दुनिया और शिनिगामी के दुनिया को आपस में कनेक्ट करता है। नेक्स्ट सीन में यागामी स्कूल से अपने घर आ चुका होता है, और वो अपने मॉम को टेस्ट का रिजल्ट देता है, और वो रिजल्ट में फर्स्ट आया था, जिसपे उसकी मॉम उसे गिफ्ट में क्या चाहिए पूछती है, लेकिन यागामी पढ़ाई का बहाना बना के वहाँ से चला जाता है, और वो अपने कमरे में जाके बोलता है नहीं मॉम, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे पहले ही मिल चुका है। और तभी वो अपने डेथ नोट को ओपन करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यागामी ने डेथ नोट में बहुत सारे इंसानों के नाम लिख दिया था, और वो इन सब इंसानों के नामों को देखकर बहुत ही ज्यादा हंस रहा था। तभी वहाँ पे र्यूक आ जाता है और यागामी से कहता है लगता है ये तुम्हें पसंद आई। यागामी र्यूक को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और अपनी कुर्सी से नीचे गिर जाता है। तभी र्यूक बोलता है तुम चौंक क्यों गई? तुम्हारे पास जो नोटबुक है वो मेरी है, ये नोटबुक मुझसे गिर गई थी। मैं हूँ र्यूक, एक शिनिगामी, और तुम जिस तरीके से हंस रहे हो जिससे ये पता चलता है कि तुम पहले से ही जानते हो कि ये नोटबुक कोई मामूली नोटबुक नहीं है। तभी यागामी बोलता है एक शिनिगामी, हाँ मैं चौंका नहीं हूँ र्यूक, असलियत में मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैंने सोचा नहीं था कि ये नोटबुक असली है, लेकिन इसके रिजल्ट को देखने के बाद अब मुझे इस पर पूरी तरीके से यकीन है। तभी र्यूक बोलता है तुमने तो मुझे सच में हैरान कर दिया। मैंने सुना था कि डेथ नोट पहले भी इंसानों की दुनिया में कई बार आई है, लेकिन तुम वो पहले इंसान हो जिसने सिर्फ 5 दिनों में इस नोट को हद से ज्यादा इस्तेमाल किया है। बहुत सारे लोग इस नोट के पहले इस्तेमाल से ही काफी ज्यादा डर गए। तभी यागामी कहता है मैंने एक डेथ नोट का इस्तेमाल किया, ये जानते हुए भी कि ये नोटबुक एक शिनिगामी का है, और अब वो शिनिगामी मेरे सामने है, तो अब मेरा क्या होगा? क्या तुम मेरी आत्मा ले लोगे या फिर मुझे मार दोगे? जिस पे र्यूक बोलता है तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने वाला। जिसे सुनकर यागामी हैरान हो जाता है। तभी र्यूक बोलता है एक बार डेथ नोट इंसानी दुनिया में आ जाए फिर वो हमेशा के लिए इंसानी दुनिया की हो जाती है। दूसरे शब्दों में ये नोट अब तुम्हारी है। अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो इसे किसी दूसरे इंसान को दे दो, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो डेथ नोट की सारी यादें तुम्हारे दिमाग से मिट जाएंगी। तभी यागामी कहता है तो डेथ नोट का इस्तेमाल करते हुए मुझे सच में कुछ नहीं होगा ना? जिसके रिप्लाई में र्यूक कहता है नहीं, लेकिन अगर कुछ है तो वो ये है कि जिस इंसान ने डेथ नोट का इस्तेमाल किया होगा वो सिर्फ दर्द को महसूस करेगा, और जब तुम मरोगे ये वापस मेरे पास आ जाएगी तुम्हारा नाम डेथ नोट पर लिखने के लिए। एक पल के लिए भी मत सोचना कि कोई भी इंसान जिसने डेथ नोट का इस्तेमाल किया हो वो स्वर्ग जाएगा या नर्क। तुम्हें इसके बारे में सब कुछ पता चलेगा जब तुम मर जाओगे। तभी यागामी की मॉम आके यागामी को बुलाने लगती है, जिस पे यागामी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी र्यूक बोलता है चिंता मत करो, उसे जवाब दो। और यागामी जाके डोर खोल देता है, और तभी हमें पता चलता है र्यूक को यागामी के अलावा और कोई भी नहीं देख सकता। डेथ नोट को जो इंसान इस्तेमाल करता है सिर्फ वही इंसान र्यूक को देख सकता है, और अब डेथ नोट को यागामी इस्तेमाल कर रहा है तो र्यूक को सिर्फ वही देख सकता है। और डेथ नोट को जो भी इस्तेमाल करता है उस इंसान और उस शिनिगामी के बीच एक बॉन्ड बन जाता है, यानी एक रिश्ता बन जाता है, और अब यागामी और र्यूक के बीच एक रिश्ता बन चुका है। तभी यागामी पूछता है कि र्यूक ने उसे ही क्यों चुना? तभी र्यूक बोलता है कि मैंने तुम्हें नहीं चुना, बस मेरी नोटबुक धरती में गिर गई थी और तुम्हें ये मिल गई क्योंकि तुम स्मार्ट हो। तभी यागामी कहता है बहाने मत बनाओ। तभी र्यूक बोलता है एक शिनिगामी के पास बहुत समय होता है और बाकी सभी शिनिगामी खेल कूद में ही अपना टाइम पास कर लेते हैं। सच तो ये है कि मैंने इसे इंसानी दुनिया में गिराया क्योंकि मैं बोर हो गया था। और हाँ, तुमने उस इंसान की मौत की वजह क्यों लिखी जिसने ट्रक से टक्कर खाई थी? तभी यागामी बोलता है बिना मौत की वजह लिखे वो सभी हार्ट अटैक से मर जाते हैं। ये डेथ नोट की सबसे बढ़िया बात है, मुझे बस अपराधियों का नाम लिखना है, और धीरे धीरे मैं इस दुनिया से बुरे लोगों का नामो निशान मिटा दूंगा, जिसके कारण दुनिया में सिर्फ अच्छे इंसान ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरे अस्तित्व के बारे में जाने कि कोई है जो बुराई को खत्म कर रहा है। तभी र्यूक बोलता है ये सब करने का आखिर फायदा क्या है? आखिर तुम्हें इससे मिलेगा क्या? जिस पे यागामी बोलता है क्योंकि मैं भी बोर हो गया हूँ। मुझे पहले डेथ नोट पर यकीन नहीं था, लेकिन अब मुझे इस पर पूरा यकीन है। मैंने उन्हें मार दिया। दूसरे की जिंदगी को इतने हल्के में लेना सही है क्या? लोगों की जिंदगी का फैसला करने का हक मेरे पास है? नहीं,
मैं गलत नहीं हूँ। मैंने इसके बारे में हमेशा सोचा है। ये दुनिया सड़ी हुई है। सड़े हुए लोगों को मरना ही चाहिए। किसी को तो ये काम करना ही होगा, भले ही इसका मतलब किसी की जिंदगी को कुर्बान करना ही हो। अगर डेथ नोट किसी दूसरे के हाथ में लगी होती, क्या वो इस दुनिया से बुरे लोगों को मिटाने की कोशिश करता? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। असलियत में ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ और मैं ये करूँगा। मैं इस दुनिया को बदल दूंगा। यागामी की बातें सुनकर र्यूक कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे फिर इस दुनिया में तुम ही आखिरी इंसान रहोगे। तभी यागामी बोलता है, शायद मैं इस पूरे जापान में सबसे बढ़िया और सबसे होशियार स्टूडेंट हूँ और मैं ही बनूंगा नई दुनिया का भगवान। यागामी की ऐसी बातें सुनकर र्यूक काफी ज्यादा खुश और इम्प्रेस होता है और इसे इंसानी दुनिया में अब और मजा आने लगता है। यागामी को उसके स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर उनके टीचर यागामी को एक सेंटेंस जापानीज में ट्रांसलेट करने को बोलता है और यागामी हमेशा की तरह इसे बिल्कुल ही आसानी से ट्रांसलेट कर देता है, जिसे देखकर क्लास के टीचर यागामी की तारीफ करने लगता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर यागामी के साथ र्यूक भी था। अब क्लास खत्म हो चुका था और दोनों क्लास के बाहर आ चुके थे और र्यूक बार बार यागामी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यागामी र्यूक से बात करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि र्यूक को यागामी के अलावा और कोई नहीं देख सकता था और अगर यागामी र्यूक से बात करेगा तो उसकी आवाज सभी को सुनाई देगी, तो वो इसलिए र्यूक को चुप रहने को बोलता है। तभी साइड में एक लड़का यागामी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यागामी कहता है कि उसके पास अभी टाइम नहीं है, वो बाद में उससे मिलके बात करेगा। तभी र्यूक यागामी से कहता है, तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं है क्या? तुम हमेशा की तरह घर नहीं जा रहे? तभी यागामी कहता है, नहीं, मैं घर ही जा रहा हूँ और कुछ काम है जो मुझे करना है, जो काम बहुत जरूरी है। तभी हम देखते हैं जब यागामी घर आता है तो वो फिर से डेथ नोट पर टीवी पर दिखाए गए सभी क्रिमिनल्स के नाम लिखने लगता है। तभी र्यूक कहता है, तुम काफी मेहनत कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए? तभी यागामी कहता है, नहीं, मैं बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर सकता। नोटबुक में क्रिमिनल्स के नाम लिखने के लिए मेरे पास बहुत कम समय है। स्कूल से घर आने के बाद से और सोने के पहले का समय ही मैं फ्री रहता हूँ। मेरे पास सिर्फ यही समय रहता है डेथ नोट पर नाम लिखने के लिए, और साथ ही साथ मुझे अपनी पढ़ाई और अपना होमवर्क भी करना होता है। और क्लास के समय तो मैं सो नहीं सकता, तो सोना भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर मैं रात को नहीं सोया तो इससे मेरी हेल्थ और ध्यान पर बुरा असर पड़ सकता है। और वैसे भी मैं इस दुनिया को बुराई के बिना स्वर्ग में बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन तभी यागामी की बहन, जिसका नाम सायू होता है, वो दरवाजा खटखटाने लगती है, क्योंकि उसे अपने बड़े भाई यागामी से अपने होमवर्क में थोड़ी मदद चाहिए। तभी यागामी अपने डेथ नोट को अपने ड्रॉअर पे रख के उसे बंद कर देता है और अपनी बहन को अंदर बुला लेता है। तभी र्यूक यागामी से कहता है, यागामी, जरा सावधान रहना। जो भी इंसान डेथ नोट को टच करेगा वो इंसान मुझे देख पाएगा। तभी यागामी कहता है, तुम इतनी जरूरी बात मुझे अब बता रहे हो। और फिर यागामी अपनी बहन की हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम एक बड़े से बिल्डिंग को देखते हैं और ये बिल्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसका नाम है ICPO, यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर सभी नेशंस के लीडर्स बैठे हुए थे। इस मीटिंग में सभी लीडर्स के बीच ये डिस्कस किया जाता है कि एक ही हफ्ते के अंदर 52 क्रिमिनल्स मारे गए, वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से। ये सभी लीडर्स इस बात से परेशान थे कि आखिर 52 क्रिमिनल्स सेम रीजन यानी हार्ट अटैक से ही कैसे मारे गए। ये सभी लीडर्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज और डिप्रेशन में थे। कुछ लीडर इस बात से सहमत थे कि जो भी हो, इस केस की वजह से दुनिया भर में क्रिमिनल्स की संख्या कम होती जा रही है, जिससे क्राइम्स भी काफी कम हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लीडर्स इस बात से सहमत नहीं थे, क्योंकि जो इन क्रिमिनल्स को मार रहा है वो भी एक क्रिमिनल ही है और वो भी एक क्राइम ही कर रहा है और उसे उसकी सजा मिलना चाहिए। इन बातों को लेकर इन लीडर्स के बीच बहस होने लगता है और ये बहस बढ़ता ही जा रहा है। और तभी इन लीडर्स का हेड इन्हें शांत करके हुए कहता है, इस केस को संभालना हमारी बस की बात नहीं, तो हमें इस केस को सुलझाने के लिए एल की सख्त जरूरत है। ये सुनकर सभी लीडर्स शांत हो जाते हैं और अपने आसपास के लीडर्स से एल के बारे में पूछने लगते हैं। तभी एक लीडर दूसरे लीडर को पूछता है कि आखिर ये एल है कौन। तभी वो लीडर बोलता है, तुम इस कम्युनिटी में पहली बार आए हो है ना? कोई भी एल का नाम, उसका एड्रेस या वो कैसा दिखता है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन वो जो भी केस लेता है, चाहे वो जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, वो उस केस को सॉल्व कर ही देता है। उसने दुनिया भर में बहुत सारे अनसॉल्व केस को चुटकियों में सॉल्व करके दिखाया है। वो हमारा हुक्म का इक्का है, एक छुपा हुआ पेतरा और हमारी आखिरी उम्मीद। तभी एक दूसरा लीडर कहता है, ये एल तो बहुत घमंडी इंसान है जो अपने पसंद के केस को ही लेता है, तो तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो हमारा ये केस लेगा? और हाँ, एल का तो हमें एड्रेस तक नहीं पता, तो हम उसके साथ कांटेक्ट कैसे करेंगे? तभी कोई बोलता है, एल पहले से ही शामिल है। और तभी हम देखते हैं एक आदमी आता है जिसने ब्लैक सूट पहन रखा था और उसने अपना फेस ढक के रखा था और इस आदमी का नाम वातारी होता है। तभी वो लीडर बोलता है, वातारी ही एक लौता आदमी है जिसके जरिए हम एल से कांटेक्ट कर सकते हैं, और हाँ, इसकी पहचान भी गुमनाम है। तभी हतारी सभी लीडर्स को चुप रहने को बोलता है, क्योंकि एल अब लाइन पे था और वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और डिस्प्ले पे एक बड़ा सा एल शो होता है और एल ने अपनी वॉइस चेंज करके रखी थी। और तभी एल बोलता है, हेलो,
ICPO के मेंबर्स, मैं हूँ एल। दूसरी तरफ हम यागामी और रियू को देखते हैं, जहाँ पर यागामी डेथ नोट को छुपाने की स्ट्रेटेजी बना रहा था, क्योंकि डेथ नोट को जो भी छुएगा उसे रियू दिखाई देगा, तो इसलिए वो खुद को सावधान कर रहा है। दूसरी तरफ एल सभी लीडर्स को बोलता है, ये केस काफी गंभीर और मुश्किल है। ये एक ऐसा जुर्म है जिसे हरगिज माफी नहीं मिलेगी। इस केस को सुलझाने के लिए मुझे जरूरत है ICPO की और दुनिया भर की ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि मुझे इससे काफी मदद मिलेगी। मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी फैसला लें कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे कि नहीं। और हाँ, मैं जापान के पुलिस के साथ काम करना चाहता हूँ। जापानीज पुलिस का नाम सुन के सभी लीडर्स हैरान हो जाते हैं। तभी एल बोलता है, जापान में बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। हो सकता है ये क्रिमिनल भी जापान में ही हो। नेक्स्ट सीन में हम यागामी और रियू को देखते हैं, जहाँ पर यागामी डेथ नोट को छुपाने में कामयाब हो जाता है। उसने अपनी डेथ नोट अपने ड्रॉअर में छुपाई थी। तभी वो अपने ड्रॉअर को ओपन करके दिखाता है, जहाँ पर एक नॉर्मल डायरी रखी हुई थी। यागामी ने अपने ड्रॉअर का लॉक खुला रखा था और चाबी वहीं पे लगी हुई थी। अगर कोई भी उसके ड्रॉअर को चेक करने आएगा तो वो देखेगा कि ड्रॉअर तो पहले से अनलॉक है, और वो जैसे ही ड्रॉअर को खोलेगा तो वो पाएगा कि इसमें सिर्फ एक नॉर्मल डायरी है। और ये देखकर कोई भी और ज्यादा ताकातजाकी नहीं करेगा। लेकिन असलियत में इस डायरी के नीचे डेथ नोट को छुपाने की असली जगह है, और इसको भी निकालना इतना आसान नहीं है। इससे अनलॉक करने के लिए एक बॉल पेन के रिफिल को यूज करना पड़ेगा। इस ड्रॉअर के नीचे एक छेद है, जिस छेद पर इस बॉल पेन के रिफिल को डालना पड़ेगा, जिससे इस ड्रॉअर का ऊपर का लेयर ओपन होगा और इस तरीके से डेथ नोट को निकाला जा सकता है। तभी हमें बताया जाता है यागामी ने कनेक्शन सेटअप करके रखा था, और ये रिफिल एक इंसुलेटर का काम करता है, जो इस बॉक्स में इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को रोकता है। जब इस ड्रॉअर का बटन खुला होगा, ये रबर का टुकड़ा इलेक्ट्रिसिटी के बहाव को नहीं रोकेगा। लेकिन अगर कोई इंसान जबरदस्ती इस बटन को खोलने की कोशिश करेगा तो इस पतले प्लास्टिक बैग्स में गैसोलीन उसी पर आग लगा देगी, और ये डेथ नोट तुरंत ही जल के राख हो जाएगी, और सारा का सारा सबूत पूरी तरीके से मिट जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं और बहुत सारे क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मरने लगते हैं, और दुनिया भर में लोग यागामी को कीड़ा के नाम से जानने लगते हैं। लेकिन न्यूज रिपोर्ट्स में सभी अथॉरिटीज यही कहते हैं कि ये सभी बस एक कोइंसिडेंस है, और कीड़ा का होना ये सभी एक गलतफहमी है। तभी हम देखते हैं कीड़ा के लिए बहुत सारे पेन वेबसाइट्स भी बनने लगते हैं, जो कीड़ा को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। और यागामी भी इन सभी रिपोर्ट्स को अपने कंप्यूटर में देख रहा था। तभी यागामी रियू से बोलता है, इंसान ऐसे ही होते हैं रियू। एग्जाम्पल के लिए कोई भी स्कूल में बुरे लोगों को मारने की बात नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई इस बात पर डिस्कस करता भी है तो सभी अच्छे बनने का ढोंग करते हैं। ये गलत है, क्योंकि वो ये कहने को मजबूर है, इंसानों को भी लोगों के बीच ऐसे ही सामना करना चाहिए। शायद वो मेरा अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकते कि इस दुनिया में मैं हूँ, लेकिन इंटरनेट पर कोई भी गुमनाम हो सकता है। कीड़ा पहले से ही पूरा है। वो सभी इसके बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो सभी ये जानते हैं कि कोई बुरे लोगों को खत्म कर रहा है। तभी टीवी पर एक पॉडकास्ट होता है, और ये पॉडकास्ट ICPO ने किया था। और तभी हम देखते हैं एल ने अपना फेस रिवील कर दिया था, और इसका नाम होता है लाइंड एल टेलर, जिसका शॉर्ट नाम एल है। और तभी हम ICPO के लीडर्स को देखते हैं, और ये सभी इस पॉडकास्ट को लाइव देख रहे थे। तभी वही लीडर दूसरे लीडर को पूछता है कि एल ने तो कभी अपना फेस रिवील नहीं किया, तो इस बार क्यों? तभी दूसरा लीडर बोलता है, शायद इस केस के लिए एल काफी सीरियस होगा, जिसके कारण उसने अपना आइडेंटिटी रिवील कर दिया। तभी एल बोलता है, मैं हूँ लाइन एल टेलर, और मैं एल नाम से जाना जाता हूँ। इस दुनिया में हत्या की केस काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, और ट्विस्ट की बात ये है कि ये हत्या सिर्फ क्रिमिनल्स पर हो रही है, और बहुत सारे क्रिमिनल्स अभी तक मर चुके हैं। मैं इन हत्याओं के पीछे जो भी है उसे जरूर पकड़ लूंगा, और ये हत्यारा कीड़ा के नाम से जाना जाता है। तभी यागामी कहता है, बेवकूफ, वो मुझे पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास मेरा कोई सबूत ही नहीं है। ये देखो, ये डेथ नोट है। अगर ये तुम्हारे पास नहीं होगी तो तुम मुझे पकड़ ही नहीं पाओगे। यही एक लौटा सबूत है जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मुझे पकड़ना नामुमकिन है। तभी एल बोलता है, कीड़ा, मुझे तुम्हारे मकसद के पीछे की वजह पता है, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो सिर्फ एक हत्या और बुराई है। जिसे सुनकर यागामी भड़क जाता है और कहता है, मैं बुरा हूँ, मैं इंसाफ हूँ, मैं ईमानदार लोगों को बचा रहा हूँ जो बुराई से डरते हैं। मैं वो इंसान हूँ जो इस दुनिया का नया आइडियल भगवान बनेगा। तभी एल कहता है, वो सभी जो उस भगवान को मानने से इनकार करेंगे जो बुराई है। जिसे सुनकर यागामी भड़क जाता है। तभी यागामी अपना डेथ नोट खोलता है और बोलता है, तुम बहुत ज्यादा बेवकूफ हो एल। ये और ज्यादा मजेदार हो सकता था अगर तुम थोड़े स्मार्ट होते। और वो डेथ नोट पर एल का नाम लिख देता है और कहता है, पूरी दुनिया देख रही है कि क्या होता है उनका जो मुझे मानने से इनकार करते हैं। और 40 सेकंड के बाद एल हार्ट अटैक से मारा जाता है और यागामी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी टीवी स्क्रीन पर एल सिंबल शो होता है और हमें पता चलता है एल अभी तक मरा नहीं, ये सब उसका प्लान था। तभी एल बोलता है, जिसकी आवाज फिर से चेंज जाती है,
यकीन नहीं होता, मुझे ये कंफर्म करने के लिए ये टेस्ट लेना पड़ा। तुम ये सब भी कर सकते हो कीरा? ऐसा लगता है कि तुम लोगों से बिना मिले ही उसे मार सकते हो। मैं अपनी आंखों से देखने से पहले इस बात पर यकीन नहीं कर पाया था। मेरी बात सुनो कीरा, तुमने अभी जिस इंसान को लाइव पॉडकास्ट पे मार डाला, जिसे आज मरना था, और वो इंसान मैं नहीं था। जिसे सुनकर यागामी शॉक में पड़ जाता है। तभी एल बोलता है, देखो मैं अभी तक जिंदा हूँ। क्या हुआ? मारो मुझे। तुम मुझे मारोगे नहीं? लगता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते। जहाँ तक मुझे लगता है तुम किसी इंसान के आइडेंटिटी जाने बगैर उस इंसान को नहीं मार सकते। तुमने तो मुझे काफी अच्छा हिंट दे दिया। अब तुम्हें मैं कुछ बताता हूँ। तुम्हें लगता है ये पॉडकास्ट वर्ल्ड वाइड पॉडकास्ट है, लेकिन असलियत में ये पॉडकास्ट सिर्फ जापान में ही चल रहा है। क्योंकि अब मैं जानता हूँ कि तुम कांटो रीजन में हो। तुम्हारा पहला शिकार था शिनजुकू में किडनैपर, और इसका क्राइम रिपोर्ट सिर्फ जापान में ही पॉडकास्ट हुआ था। मैं ये सभी जानकारी निकालने में कामयाब हुआ, और तुम जापान में ही हो। ये सुनकर यागामी परेशान हो जाता है। तभी एल बोलता है, तुम खुशकिस्मत हो कि तुम कांटो पे हो, क्योंकि ये पूरे जापान में सबसे पॉपुलेटेड रीजन है। और कीरा, वो वक्त दूर नहीं जब मैं तुम्हें मौत की सजा दूंगा। और सभी आईसीपीओ के मेंबर्स कीरा की काबिलियत देखकर पूरे मोटिवेट हो जाते हैं और एल की तारीफ करने लगते हैं कि एल सच में कमाल का है। और दूसरी तरफ यागामी अपने शौक से उभर गया था, और तभी हमें यागामी और एल की कंपैरिजन दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों बोलते हैं, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और खत्म कर दूंगा। जापानीज पुलिस ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पर कीरा के रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस हो रही थी। इन सभी लोगों के पास अभी तक 3029 फोन कॉल्स और मैसेजेस आए हैं, और उनमें से 14 लोग ये दावा करते हैं कि वो कीरा को जानते हैं और उन्होंने कीरा को देखा है, और साथ ही साथ 21 लोग ऐसे हैं जो खुद को ही कीरा बताते हैं। लेकिन ये सभी ऑफिसर्स इन सब बातों को इग्नोर करते हैं। तभी एक ऑफिसर बोलता है, जैसे कि एल ने बोला था, हमने हर विक्टिम की मौत के वक्त को ध्यान से जांचा, और हमने पाया कि लगभग सभी विक्टिम्स की डेथ शाम के 4 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक हुई थी, और उनमें से 68% रात के 8 बजे से लेकर आधी रात तक हुई थी। इसके अलावा ये सभी डेथ सैटरडे, संडे और हॉलीडेज को ज्यादा हुई थी। इन सभी रिपोर्ट्स को सुनकर एल बोलता है, ये बहुत ज्यादा दिलचस्प है। इन सभी रिपोर्ट्स को देखकर ये साबित होता है कि शायद अपराधी एक स्टूडेंट है। ये अपराधी सिर्फ अपराधियों को ही मार रहा है, और उसके हिसाब से वो अपने मन मुताबिक ही इंसाफ कर रहा है। शायद ये कोई बच्चा ही होगा जो खुद को भगवान बनाने की कोशिश कर रहा है। उसकी सोच एक बच्चे जैसी है। और अगर आप लोगों को लगता है कि कीरा एक बच्चा नहीं हो सकता, तो ये वहम अपने मन से निकाल दो। तभी मात्सुरा खड़ा होता है और कहता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि कीरा जो भी कर रहा है सही कर रहा है, लेकिन कीरा की वजह से दुनिया भर में, खासकर जापान में, क्राइम रेट काफी ज्यादा कम हो चुका है। मात्सुरा की बात सुनकर सभी ऑफिसर्स उसे इग्नोर करते हैं और मात्सुरा को बैठ जाने को बोलते हैं। तभी एल बोलता है, शायद मुझे महसूस हो रहा है कि हम अपराधी के बहुत ज्यादा करीब हैं, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जांच करें कि विक्टिम्स की कोई भी आइडेंटिटी इंटरनेट या कोई भी न्यूज रिपोर्ट में उनकी पहचान की गई थी। और अब मीटिंग खत्म हो चुकी थी, और मात्सुरा चीफ से माफी मांगता है क्योंकि उसने मीटिंग में कीरा की तरफ बोला, और चीफ उसे माफ कर देता है। नेक्स्ट सीन में यागामी अपने बहन सायो को उसके स्टडी में हेल्प कर रहा था। तभी यागामी के डैड घर पर आ जाते हैं, और सायो अपने डैड के पास चली जाती है। तभी ryuk यागामी से कहता है, अपनी छोटी बहन की इतनी मदद करना, तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हो। तभी यागामी कहता है, अगर बाय चांस पुलिस को मेरे ऊपर शक हो गया तो मैं पुलिस को ये तो कह पाऊंगा कि मैं घर पे और भी काम करता हूँ। और जैसे ही यागामी अपने रूम से नीचे आता है, हम देखते हैं कि वो चीफ जो कीरा के केस को हैंडल कर रहा है वही यागामी के फादर है। और नेक्स्ट सीन में सभी डाइनिंग टेबल में बैठकर डिनर करने लगते हैं और आपस में ही बात करने लगते हैं। और जैसे ही यागामी अपने कमरे में जाता है तो ryuk यागामी से बोलता है, तुम्हारी इतनी कॉन्फिडेंट होने की वजह तुम्हारे डैड है जो कि एक पुलिस है। तो यागामी कहता है, तुमने सही बोला, मैं अपने डैड के कंप्यूटर को हैक कर सकता हूँ बिना कोई निशान छोड़े, और इससे मुझे उनकी सारी रिपोर्ट्स और उनकी सारी सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है। और जैसे ही यागामी अपने डैड के कंप्यूटर को हैक करता है तो उसके सामने बहुत सारे फाइल्स निकल आते हैं, और यागामी समझ जाता है कि जो कीरा है वो एक स्टूडेंट है। तभी यागामी कहता है, डेथ नोट पर इंसान का नाम लिखने के बाद वो इंसान 40 सेकंड के बाद हार्ट अटैक से मारा जाएगा, और अगर किसी को अपने हिसाब से मारना है तो 6 मिनट 40 सेकंड में पूरी मौत की डिटेल्स लिखनी होगी। तो मेरे हिसाब से अगर मैं किसी को मारना चाहूँ और उसके मौत का कारण हार्ट अटैक लिख दूँ और साथ ही साथ उसके मौत का टाइम भी लिख दूँ, तो वो इंसान मेरे टाइम के हिसाब से ही मारा जाएगा। अब तो इसमें और मजा आएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यागामी अपने रेगुलर काम को रेगुलरली ही करता है, और दूसरी तरफ क्रिमिनल्स हार्ट अटैक से मारे जाते हैं। और हम दोबारा जापानीज हेडक्वार्टर के सीन को देखते हैं, जहाँ पर 3 ऑफिसर्स चीफ को बताते हैं कि कल फिर से 24 लोग मारे गए और उसके पहले 23 लोग मरे थे। और इन तीनों ऑफिसर्स को लगता है कि कीरा एक स्टूडेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक ही दिन में इतने लोगों को मार रहा है। तभी एक ऑफिसर बोलता है कि नहीं, शायद अपराधी ने 2-3 दिन की छुट्टी ली होगी। तभी एल इन सभी ऑफिसर से बोलता है, नहीं,
ऐसा नहीं है, तुम लोग समझ नहीं रहे। कीरा ये नहीं जताना चाहता कि वो एक स्टूडेंट है, बल्कि वो हमें एक मैसेज देना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है कि वो सिर्फ विक्टिम्स को मार ही नहीं सकता, बल्कि उनके मरने का टाइम भी सेट कर सकता है। वो आराम से सभी को अपने हिसाब से मार सकता है। लेकिन अब कुछ ठीक नहीं हो रहा। जैसे ही हमें शक हुआ कि कीरा एक स्टूडेंट है, तो उसने विक्टिम्स के मारने का टाइम बदल दिया, जिससे हमारी थ्योरी गलत हो गई। तुम्हें क्या लगता है, ये सब एक इत्तेफाक है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। इसका मतलब यही है कि कीरा को हमारे हर एक चाल के बारे में पता चल रहा है, यानी उसके पास हमारे रिपोर्ट्स के फाइल्स हैं। और यागामी ने ये सब प्लान इसलिए किया कि एल को अपने साथियों पर ही शक हो कि उनके बीच में ही कोई कीरा से मिला हुआ है। दूसरी तरफ एल सोचता है कीरा के पास एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे वो सभी पुलिस हेडक्वार्टर्स की सभी इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। मैं इस बात को हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता। आखिर वो करना क्या चाहता है? नेक्स्ट सीन में ryuk यागामी से कहता है, मुझे अब तक ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने जो किया उससे तो वो तुम पर ज्यादा शक करेंगे। उन्हें तो ये लगेगा कि तुमने उनसे छुटकारा पाने के लिए जानबूझकर मौत की टाइमिंग चेंज की है। इससे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा। तुम्हें नहीं लगता कि एल ये सोचेगा कि तुम पुलिस के साथ मिले हुए हो? तभी यागामी बोलता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि एल मुझे ढूंढे, जिससे मैं उसे जल्दी खत्म कर पाऊंगा। इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, और खासकर पुलिस और एल भी एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते। क्या तुम एक ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हो जिसका ना आज तक तुम्हें नाम पता है और ना तुमने उसका चेहरा देखा है? जब एल को ये बात पता चलेगा कि उसके साथ ही उस पर शक कर रहे हैं और उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और कुछ समय बाद ये टीम बिखर जाएगी और पुलिस खुद ही एल को मेरे लिए ढूंढ लेगी, और जब वो उसे ढूंढ लेंगे तो मैं उसे मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस हेडक्वार्टर्स को देखते हैं, जहाँ पर 3 ऑफिसर्स रिजाइन कर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कीरा उन्हें ही ना मार दे, क्योंकि उनकी आइडेंटिटी ऑनलाइन पर अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से कीरा उन्हें आसानी से मार सकता है। और उनको एल पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि एल तो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है और किसी को उसका नाम और उसका आइडेंटिटी नहीं पता, जिससे वो पूरी तरीके से सेफ है। लेकिन ये ऑफिसर्स बेवजह मारे जाएंगे और ये तीनों ये जॉब रिजाइन कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यागामी के क्लास को देखते हैं और ryuk भी वहाँ पर था। ryuk खिड़की से बाहर देखता है और वो देखता है कि बिल्डिंग के कोने से कोई उन्हें छुप कर देख रहा है। और दूसरी तरफ एल सारे पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट्स मंगवा लेता है, और इन रिपोर्ट्स को देखकर एल कहता है, पुलिस फोर्स के अंदर 141 लोग हैं जिनके पास कीरा के बारे में बहुत जरूरी जानकारी है, जिससे हम कीरा को जल्दी पकड़ सकते हैं। लेकिन इन 141 लोगों में से कोई एक है जो कीरा के बहुत करीब है, या वही कीरा हो सकता है। जरूर इन्हीं में से कोई कीरा है। नेक्स्ट सीन में यागामी और ryuk घर जा रहे थे और ryuk यागामी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन यागामी ryuk से बात करना नहीं चाहता था। तभी ryuk यागामी से कहता है, तुम सिर्फ मेरी बात सुनो, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, मुझे नहीं लगता कि ये डेथ नोट किसी इंटेलिजेंट बंदे को मिली है, और मुझे तुम्हारे साथ तब तक रहना होगा जब तक ये डेथ नोट खत्म नहीं हो जाती या तुम मारे नहीं जाते। मैं ना तुम्हारे साइड हूँ और ना एल के साइड, इसलिए मैं ये कभी नहीं कहूँगा कि तुम जो कर रहे हो ये सही है या गलत। लेकिन मैं तुमसे ये बातें कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तभी यागामी कहता है, आज तुम्हें क्या हो गया ryuk? तुम मुझे ये सब अचानक से क्यों बता रहे हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम ऐसे तो नहीं हो। तभी ryuk कहता है, मैं तुमसे ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बातें मुझे परेशान कर रही है, और हाँ, तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कोई यागामी को पीछे से देख रहा था, और वो यागामी को देखकर चुप जाता है, और यागामी उसे सेंस कर लेता है और फिर से चलने लगता है। तभी ryuk कहता है, वो मुझे नहीं देख सकता, लेकिन फिर भी उसने मेरे नाक पर दम करके रखा है। वो मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे पीछे मंडराता रहता हूँ, जिससे मुझे ये महसूस होता है कि वो मुझे साफ तौर से देख सकता है। तभी यागामी कहता है, अब तो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई, मुझे इससे जल्दी छुटकारा पाना होगा। जैसे ही यागामी घर पे पहुंचता है, वो खिड़की से बाहर देखने लगता है, लेकिन नीचे कोई भी नहीं होता। यागामी सोचता है कि एल को इतनी जल्दी उसके ऊपर शक कैसे हो गया, और यागामी तो हमेशा एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह सभी के साथ बिहेव करता है। लेकिन फिर भी एल ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया, और अब यागामी को पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, और जो आदमी यागामी का पीछा कर रहा है उसे यागामी को जल्दी से अपने रास्ते से हटाना होगा। तभी ryuk यागामी से कहता है, यागामी, तुम्हें एक बात पता है, एक इंसान और एक शिनिगामी के बीच 2 बड़े अंतर होते हैं। तुम्हें पता है शिनिगामी को इंसानों के नाम डेथ नोट पर क्यों लिखना पड़ता है? क्योंकि शिनिगामी को इंसानों के बची हुई जिंदगी मिलती है। इसका मतलब अगर कोई इंसान 60 इयर्स तक जिंदा रहेगा और अगर तुम उसका नाम डेथ नोट पर लिख दो कि वो 40 इयर्स पे ही मर जाए, तो उसके पास 20 इयर्स बची रहेगी जो उस शिनिगामी को मिल जाएगी। और इसीलिए हम डेथ नोट पर इंसानों के नाम लिखते हैं। अगर कोई एक शिनिगामी के ऊपर गोलियों की बारिश कर दे या कोई भी दूसरे तरीके से हमें मारने की कोशिश करे, तो फिर भी हम मरेंगे नहीं। लेकिन इंसानों पर ऐसा नहीं होता। तुम चाहे जितने इंसानों के नाम डेथ नोट पर लिखो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बढ़ेगी, ना ही तुम्हें किसी की बची हुई लाइफ मिलेगी। ये पहला अंतर है एक शिनिगामी और एक इंसान के बीच। और दूसरा अंतर शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मजेदार होगा, लेकिन ये अंतर जिंदगी को बढ़ाता नहीं बल्कि जिंदगी को कमाता है। जब एक शिनिगामी एक इंसान का चेहरा देखता है तो उसे उसका नाम पता चल जाता है,
ये सुनकर यगामी शॉक में पड़ जाता है। तो र्यूक कहता है, शिनिगामी के आंखों में एक यूनिक पावर होती है जिससे उस इंसान का नाम और उसकी बची हुई जिंदगी हमें साफ तौर से दिखाई देती है। और अब मुझे तुम्हारे सिर के ऊपर तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी दिखाई दे रही है। ये सुनकर यगामी शॉक में पड़ जाता है। तो र्यूक कहता है, तुमने सही सुना, मैं तुम्हारा नाम और तुम्हारी बची हुई जिंदगी देख सकता हूँ। और अगर मैं इसे इंसानी टाइम में बदलूं तो मुझे पता चल जाएगा तुम कितने साल जियोगे। और हाँ, तुम मेरे चाहे कितने भी करीब क्यों ना आ जाओ, तुम मेरा मुंह कभी नहीं खुलवा सकते। हमारी आंखें बहुत अलग है, तो यही अंतर है तुम्हारे और हमारे बीच। और मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, एक शिनिगामी अपनी आंखों को बदल सकते हैं, वो भी इंसानों के साथ, जो इंसान उसके गिराए हुए डेथ नोट को उठाता है। लेकिन इस प्रोसेस को करने के लिए इंसान और शिनिगामी के बीच एक सौदा होता है। तो यगामी बोलता है कि क्या सौदा है, मुझे भी बताओ। तो र्यूक बोलता है, तो सौदा ये है कि एक शिनिगामी की आंखों के कीमत के बदले तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में से अपनी आधी जिंदगी मुझे देनी होगी। यानी अगर तुम 20 साल जियोगे तो उसमें से 10 साल मुझे मिल जाएगी और तुम 10 सालों में ही मर जाओगे। इसे सुनकर यगामी डर जाता है और काफी परेशान हो जाता है। और यगामी समझ जाता है और र्यूक से कहता है, तो तुम मुझे इसलिए ये कह रहे थे कि तुम ना ही कीरा के साइड हो और ना ही एल के साइड, तो तुम मुझे किसी का नाम नहीं बताओगे जिसे मैं मारना चाहता हूँ, भले ही तुम्हें उसका नाम पता ही हो। यानी मुझे तुमसे कोई मदद नहीं मिलेगी, तुम यही कहना चाहते हो, है ना? तभी र्यूक कहता है, हाँ, ये शिनिगामी के नियमों के खिलाफ है, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी आधी जिंदगी दे दो तो मैं तुम्हें अपनी आंखें दे दूंगा, जिससे तुम किसी का भी नाम चुटकियों में पता कर सकते हो और उसे मार सकते हो। तो यगामी हंसते हुए कहता है, तो अगर मैं ये करता हूँ मुझे सभी का नाम पता चल जाएगा जिसे मैं मारना चाहता हूँ, और इससे डेथ नोट को यूज करना और भी आसान हो जाएगा। तो र्यूक कहता है, तो क्या ख्याल है, तो हम ये शुरू करें?